हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जर्मनी और कुछ जनरल क्वेश्चंस जो लास्ट वीडियो के कमेंट में आए थे, जो आपको हेल्प करेंगे अपना डिसीजन फाइनलाइज करने के लिए कि वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब का क्या सीन है जर्मनी में और यूरोप की कंट्रीज़ में। तो टोटल इस वीडियो में मैं सिर्फ 5 पॉइंट पे बात करूँगा। सबसे पहला होगा मेरा बैकग्राउंड। तो लास्ट वीडियो में काफ़ी लोग पूछ रहे थे मैं क्या रोल करता हूँ, मेरे पास कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कौन कौन से स्किल्स हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो वो सब चीज़ें मैं हाई लेवल पे बता दूंगा, ताकि अगर कोई डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड जॉब्स के लिए तैयारी कर रहा है, जिनको वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब चाहिए जर्मनी या यूरोप कंट्रीज़ में, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। पॉइंट नंबर 2, ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि यूरोप के अंदर आपको टारगेट करना चाहिए जॉब अप्लाई करने के लिए, जहाँ पे हायर चांसेस है वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब मिलने के। पॉइंट नंबर 3, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछा है कि फ्रेशर्स लोगों का क्या सीन है यहाँ पे, क्या उनके लिए हाई डिमांड है यहाँ पे जर्मनी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग लोगों के पास मतलब पॉइंट्स हैं, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, कि ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्री है जर्मनी के अंदर जहाँ पे उनका हाई डिमांड है और आप जॉब ले सकते हो। और फाइनली पॉइंट नंबर 5, जिसको थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जर्मनी, या अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो यहाँ पे कितना सैलरी मिलेगा आपको इन हैंड और टैक्सेस क्या है जर्मनी में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ कि मैं क्या करता हूँ और मेरा बैकग्राउंड क्या है। मेरा नाम ऋषभ है और मुझे लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है डेटा साइंस फील्ड में। करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट इन एडजो इन हैम्बर्ग, जर्मनी। और जर्मनी मूव करने से पहले मेरे पास 6.5 साल का एक्सपीरियंस था और इंडिया में मैंने सिर्फ 2 कंपनी में जॉब किया था। अगर मैं बात करूं कि मैं कौन से डोमेन से आता हूं, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है ई कॉमर्स, रिटेल, ऑनलाइन मार्केटिंग, उसके बाद एडटेक। ये 4 चीज़ों का मेरे पास इन डेप्थ नॉलेज है और मैंने 8 साल लगभग इसी फील्ड, इसी डोमेन में काम किया है। अगर बात करूं एजुकेशनल बैकग्राउंड की, तो मैंने इंजीनियरिंग किया है, और अगर पर्टिकुलरली बात करूं ब्रांच की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब बात करें अगर स्किल्स की, तो स्किल्स मेरे पास है एक्सेल, एसक्यूएल, पाइथन। अब पाइथन के अंदर मेरे पास कुछ 4 लाइब्रेरीज थी, और ये सारे स्किल्स मैंने जॉब अप्लाई करने के वक्त किए थे। अभी करंट का नहीं बता रहा मैं, आज से 1.5 साल पहले की बात है। तो मेरे पास नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, साइकिट-लर्न, प्लस डैशबोर्ड के अंदर मैंने टैबलू, पावर बीआई, क्विकसाइट और लुकर स्टूडियो के अंदर काम किया था। इसके अलावा ए/बी टेस्टिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऑटोमेशन, जिसके अंदर ईटीएल आता है, जिसके अंदर डीबीटी, एयरफ्लो, डैक्स के ऊपर काम किया था, प्लस मशीन लर्निंग। तो ये सारे मेरे टेक स्टैक थे, जिसकी हेल्प से मेरा रेज्यूमे यहाँ पे काफ़ी कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुआ था, काफ़ी मतलब 5 कंपनीज़ में जर्मनी में। तो ये हो गया मेरा पूरा बैकग्राउंड। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि था फ्रेशर वर्सेस एक्सपीरियंस्ड जॉब डिमांड। क्योंकि काफ़ी लोगों ने पूछा कि मैं फ्रेशर हूँ, क्या मैं जर्मनी में जॉब अप्लाई कर सकता हूँ, या फ्रेशर्स के लिए जर्मनी में जॉब का क्या सीन है। और कुछ लोगों से मैंने 1-on-1 कनेक्ट भी किया, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी सारी कोचिंग या ऑनलाइन जब वो कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, जो कि रीलोकेशन के लिए हेल्प करते हैं, या वीज़ा स्पॉन्सर्ड जॉब के लिए, या जर्मनी के जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करवाते हैं, तो उनका ऐसा कहना है कि अगर आप फ्रेशर हैं तब भी आप जर्मनी में जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई डिमांड है। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं और बिना एक्सपीरियंस के भी आप जा सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत डिबेटेबल है। मैं इसका अगर सीधा पर्सपेक्टिव से बताऊं या अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, जो कि मुझे 1.5-2 साल हो गए जर्मनी में, उस हिसाब से, क्योंकि मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, ना मुझे कोई कोर्स सेल करना है। तो इसका सीधा अगर आप बेसिक लॉजिक समझो कि जर्मनी अगर आपको आना है, तो किस बेसिस पे आपको वीज़ा स्पॉन्सर करेगी कंपनी। मोस्टली वो करती हैं कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, प्लस आपके पास कौन सी किस फील्ड में आप स्किल्ड एक्सपर्टीज़ लेके आते हो अपनी। इन 2 चीज़ों के बेसिस पे आपको जर्मनी के अंदर हायर किया जाता है, इंटरनेशनल मार्केट से, ना सिर्फ इंडिया से। काफ़ी सारे लोग मिडिल ईस्ट से आते हैं, दुबई से आते हैं, और काफ़ी सारे लोग अदर यूरोपियन कंट्री से आते हैं। यूके के अंदर काफ़ी लोगों ने मास्टर्स किया, अभी जॉब नहीं मिल रहा, अभी थोड़ा सिचुएशन टाइट है, तो वो लोग भी डायरेक्ट आ रहे हैं। यूएस से भी कुछ लोग डायरेक्ट जर्मनी में आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि यहाँ पे हाई स्किल लेबर्स की डिमांड है। तो अब अगर आप फ्रेशर हैं, तो अगर आप सिर्फ जर्मन भाषा सीख के जाते हैं, आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो टेक्निकली आप ये कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ का कोई जर्मन बंदा है जो बॉर्न हुआ है, और वो अगर कोई भी ग्रेजुएशन कर ले, कोई भी बैचलर्स डिग्री कर ले, तो आईटी सेक्टर के अंदर जॉब कर सकता है बिना एक्सपीरियंस के। टेक्निकली तो यही मतलब हुआ ना कि कोई आप जर्मन सीख लेते हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कुछ केसेस में हो सकता है, इट्स वेरी रेयर, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अदरवाइज डायरेक्टली अगर आप फ्रेशर हैं तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। एक्सपीरियंस अगर आप हैं, तो मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप 3 साल का एक्सपीरियंस लो, किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर काम करो, अपने आप को सॉलिड बनाओ, उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर अपना एक्सपर्टीज़ लेके आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने काफ़ी बार बोला है कि सिर्फ टेक्निकल स्किल से आज के समय में जॉब नहीं मिलेगा, आपके पास टेक्निकल प्लस डोमेन स्किल दोनों होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 50-50 रेशो चलता है आज के समय में, क्योंकि अगर आपके पास डोमेन स्किल है, आप सेम डोमेन से आते हो, तो आपको बिजनेस और प्रोडक्ट समझने में काफ़ी आसानी होगी, और आप डे 1 से काम कर सकते हो। और आज के समय में कंपनी को यही चाहिए। इसलिए जब भी आप रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज़ करते हो, तो टेक्निकल के साथ साथ डोमेन स्किल्स के ऊपर भी अपने रेज्यूमे को ऑप्टिमाइज़ करो।
ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब पॉइंट 3 पे आते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, फास्ट हो जाएगा, कि ऐसे कौन कौन से देश हैं, कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको जॉब अप्लाई करना चाहिए। तो इसका मैं सिंपल, बिना ज्ञान दिए, बिना डिटेल में जाए, सिंपल बता रहा हूँ। सबसे पहला है जर्मनी। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, अपार्ट फ्रॉम कि ये जर्मन लैंग्वेज को प्रीफर करता है, बट स्टिल यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। पहला जर्मनी, दूसरा नीदरलैंड जिसके अंदर एम्स्टर्डम आ जाएगा, तीसरा लग्जमबर्ग वर्ल्ड के अंदर टॉप 2 या टॉप 3 के अंदर आता है अगर सैलरी की बात करें। कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा ज़्यादा है बट सैलरी काफ़ी अच्छी है, तो लग्जमबर्ग को 3 पर रखा है मैंने। 4th इज़ आयरलैंड, 5th डेनमार्क है, 6th स्वीडन, 7th फ्रांस और 8th फिनलैंड। ये सारी कंट्रीज़ हैं जो कि आपको प्रायोरिटी वाइज टारगेट करना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, कि ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे जो जॉब्स है उनका हाई डिमांड है जर्मनी के अंदर। मैं सिर्फ जर्मनी की यहाँ पे बात करूँगा। सबसे पहला है आपका आईटी और सॉफ्टवेयर। तो आईटी के अंदर आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, क्लाउड के अंदर अगर आप आते हो AWS अज्योर आते हो, डेटा इंजीनियर्स की बात हो गई, डेटा साइंटिस्ट की बात हो गई। डेटा साइंटिस्ट के अंदर ही मैं डेटा एनालिस्ट को काउंट कर रहा हूँ। साइबर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा चल रहा है, अगर AI आप मशीन लर्निंग के अंदर है, AI के अंदर है, तो वो काफ़ी अच्छा है। इसके साथ एक डेवऑप्स रोल आता है। तो ये सारे टेक के हो गए जिसको मैं आईटी और सॉफ्टवेयर के अंदर जोड़ता हूँ। इसकी काफ़ी हाई डिमांड है। अगर आप इसमें से किसी प्रोफाइल में आते हो, आपके पास 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको ईजिली 3 से 6 महीने के अंदर आपको इंटरव्यू कॉल्स आने लगेंगे। एंड देन डिपेंड्स आप कितना अच्छा आपका बैकग्राउंड है, कितना अच्छा प्रिपरेशन है, यू कैन क्रैक द इंटरव्यू। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग। इसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था। इंजीनियरिंग का मतलब जिसको कोर जॉब्स बोलते हैं। अब कोर जॉब्स के अंदर इसको मैं बोलूँगा मॉडरेट डिमांड है, क्योंकि अभी जर्मनी उतना अच्छा नहीं कर रहा है इंजीनियरिंग के अंदर, स्पेशली ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल और इन सब चीज़ों में। बट फिर भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 3 साल 5 साल का, तो देयर आर चांसेस कि यू कैन कम डायरेक्टली। मेरे साथ एक लड़का है जिसको मैं जानता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ सेम जगह पे, ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। उसने डायरेक्टली इंडिया से जॉब यहाँ पे लिया है और ही वर्क्स विद दी जो PCB बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर काम करता है। तो ही इज़ फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड। इंडिया में भी उसने मैकेनिकल में काम किया, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्बिनेशन, और वो डायरेक्ट जॉब लेके यहाँ पे आया। उसको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, उसने BTech कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। चांसेस है बट बहुत कम होता है, मतलब मैंने बहुत रेयरली सुना है, ठीक है, मतलब 50% लेस देन जो IT सेक्टर की जॉब है। नेक्स्ट आता है आपके पास हेल्थ केयर सेक्टर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेल्थ केयर के अंदर हाई डिमांड है, मगर यहाँ पे एक नोट पॉइंट है और जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये कि हेल्थ केयर के अंदर आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार ऐसा बोला जाता है कि हेल्थ केयर के अंदर हाई डिमांड है और बहुत सारे कोर्सेज़ के अंदर लोग एनरोल करते हैं, बट आप बेसिक कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि यहाँ की जो नॉर्मल जनता है जो कि हेल्थ केयर का फ़ायदा उठाएंगी, आपके पास आएंगे कंसल्ट करने के लिए। अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं या हेल्थ वर्कर हैं, तो वो जर्मन भाषा में बात करेंगे, उनको इंग्लिश नहीं आती है। तो यहाँ पे कंपलसरी है आपको C1 C2 लेवल का जर्मन बोलना, मतलब नेटिव लेवल का जर्मन बोलना, तब आपको उस सेक्टर में जॉब मिलेगा। प्लस इस बात से मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि अगर आपने वहाँ पे MBBS और MD किया इंडिया में, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डॉक्टर का प्रैक्टिस कर सकते हो कि नहीं। तो ये चीज़ का मेक श्योर करना कि आप जो भी डिग्री करके आ रहे हो, चाहे फार्मा के अंदर हो, चाहे आप एलोपैथी के अंदर हो, जिसके अंदर भी हो, मेक श्योर करो कि आपकी डिग्री यहाँ पे डायरेक्टली एप्लीकेबल है, प्लस वो रिकॉग्नाइज्ड होती है। उसके बाद आप जर्मन लैंग्वेज सीखो, उसके बाद यू कैन कम ईजिली। उसमें अच्छी खासी डिमांड है, नो डाउट, पैसा मॉडरेट लेवल पे, ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं मेरा फेवरेट टॉपिक, जिसको अभी देर से स्टार्ट करना था, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जर्मनी। या इसको अगर मैं थोड़ा और सुंदर तरीके से बोलूँ, तो आपको कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए जर्मनी के अंदर कि आप मूव करो और यहाँ पे कंफर्टेबल लाइफ रख सको। इसको मैं इंडिया से भी कंपेयर करूँगा, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि इंडिया की सैलरी और जर्मनी की सैलरी में आप कितना पैसा बचा सकते हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक आर्टिफिशियल नंबर लेके चलता हूँ मैं, एक नॉर्मल फिगर लेके चलता हूँ, फिर उसके ऊपर सारी बात करेंगे कि कितनी सैलरी बनती है, कितना क्या क्या होता है, ठीक है। तो मान लो एनुअल ग्रॉस सैलरी हमारी है 72,000। इसको मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसको 12 से डिवाइड करोगे तो 6,000 के आसपास पर मंथ आएगा। इसको बोलते हैं एनुअल ग्रॉस सैलरी, यहाँ पे होता है इंडिया में जिसको CTC बोला जाता है, सिंपल भाषा में डायरेक्ट कंपेयर करने के लिए। अब अगर इसको मंथली मैंने बताया 6K हो गया, ठीक है। अब इन हैंड आपको मिलेगा 3.5K, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें शॉकिंग होता है कि लगभग 50% हो गया इन हैंड होने में। 6K से 3.5K कैसा हो गया, तो इसको भी मैं समझा देता हूँ जल्दी से। आपकी मंथली सैलरी हुई ग्रॉस सैलरी 6K, ठीक है। इसमें इनकम टैक्स कटेगा, लगभग 19-20% के आसपास आता है, तो 1150 ये आपका इनकम टैक्स हो गया। 1150। इसके बाद आपका इसमें पेंशन इंश्योरेंस कटेगा, जो कि हमारे यहाँ भी PF होता है, 570 यूरोज़ हो गया, जो कि 9%, 9.4% के आसपास आता है। इसके बाद आपका हेल्थ इंश्योरेंस कटेगा, जो कि अगेन 9% के आसपास आता है, 545 यूरोज़। इसके बाद इसमें होता है आपका लॉन्ग टर्म केयर इंश्योरेंस, ये जाता है जो कि यहाँ पे ओल्ड एज लोग हैं, ओल्ड केयर में जाता है ये,
तो जो लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते उनको हॉस्पिटल में एक केयर टेकर रख के फिर उनका ख्याल रखा जाता है, तो उनके लिए जाता है यहाँ पे 150। मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ 2.5% आपकी सैलरी का। और एक सबसे लास्ट में यहाँ पे एक डिडक्शन होता है जिसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो अगर आपका जॉब चला जाता है और आप इस कंट्री के रेसिडेंट हैं और तो ये आपको आपकी तनख्वाह का 50% 60% या जितना भी होता है उतना आपको हर महीने पे करते हैं, ठीक है, अप टू सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, प्लस दे विल हेल्प यू टू गेट योर जॉब बैक। मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम तक पैसा मिलेगा, देयर आर टर्म्स एंड कंडीशंस। और इसका लगभग कटता है 1-1.5% के आसपास, तो मैं 85 यूरोज़ मान के चल रहा हूँ। और अगर इनको मैं टोटल सम करता हूँ तो टोटल सम करने के बाद और क्रॉस सैलरी 6000 से हटाने के बाद 3500 आ रहा है। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो प्लस माइनस 100-200 ऊपर ले सकते हो। मैंने राउंड फिगर करने के लिए 3500 रखा है। तो अगर आपकी 6000 पर मंथ की सैलरी थी तो आपको हाथ में मिलेगा 3500, ठीक है। ये काफ़ी लोगों को शॉकिंग होता है, बट दिस इज़ द ट्रुथ। और अगर इसको आप मोटा मोटा इंडिया से कंपेयर करना चाहो तो 3.5 लाख रुपये महीने का मान सकते हो आप, ठीक है। ये हो गई आपकी सैलरी। अब बात करते हैं कि क्या क्या एक्सपेंसेस होंगे जो कि जानना ज़रूरी है। तो एक्सपेंस की अगर बात करें तो सबसे पहला और जो सबसे ज़रूरी यहाँ पे सबसे हैवी एक्सपेंस आता है दैट इज़ योर रेंट। तो अगर रेंट की बात करें तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज ये सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, ऑब्वियस ही बात है। तो अगर आप हैम्बर्ग के अंदर हैं तो हैम्बर्ग में अगर आप सिंगल आदमी हैं, मैं ये सारा का सारा खर्चा सिंगल आदमी का मान के चल रहा हूँ, अगर आप सिंगल आदमी हैं तो यहाँ पर रेंट आएगा लगभग 1250। ये एवरेज लेके चल रहा हूँ, कभी कभी 1100 1000 भी हो सकता है, कभी कभी इट कैन गो अप टू 1400-1500, क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग का जो है वो काफ़ी शॉर्टेज है, तो इट डिपेंड्स। मैं 1250 मान के चल रहा हूँ। नेक्स्ट आएगा आपका यूटिलिटीज़। तो यूटिलिटीज़ जो है ये होता है आपका वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद गार्बेज का, मेंटेनेंस का, वो सब है। तो इसको मैं ऑन एन एवरेज 150 मान के चल रहा हूँ। इसके बाद आएगा आपका इंश्योरेंस। हाँ, एक चीज़ और, जो आपको मैंने रेंट बताया वो वार्म रेंट है। तो यहाँ पे 2 तरह का रेंट होता है, कोल्ड रेंट, वार्म रेंट। कोल्ड का मतलब उसके अंदर आपका हीटिंग का कॉस्ट नहीं होता है, और वार्म का मतलब उसके अंदर हीटिंग कॉस्ट इंक्लूड होता है, क्योंकि सभी घर के अंदर हीटर लगा होता है। यहाँ पे विंटर्स में टेम्परेचर माइनस में जाता है तो जिंदा रहने के लिए इट्स रिक्वायर्ड, तो इसलिए यहाँ पे हीटिंग कॉस्ट भी जुड़ता है। इसलिए जो मैंने आपको बताया वो वार्म रेंट बताया, मतलब हीटर का कॉस्ट जोड़ के बताया। नेक्स्ट था इंश्योरेंस वाईफाई और आपका जो भी मंथली सब्सक्रिप्शन होगा, फॉर एग्जांपल मोबाइल का रिचार्ज हो गया, वाईफाई का हो गया, तो इसका मैं 50 यूरो मान के चल रहा हूँ। नेक्स्ट आएगा आपका ट्रांसपोर्टेशन। वैसे तो 60 यूरोज़ का पर मंथ का पास बनता है, बट मैं एवरेज इसको भी 50 लेके चल रहा हूँ। नेक्स्ट आएगा आपका ग्रोसरीज़, जिसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। तो ग्रोसरीज़ लगभग 300 से 400 यूरो के बीच में बनता है एक आदमी के लिए, और क्योंकि हर साल 5-10% यहाँ पे महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो अभी मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ। अगर आप कुछ फ्रूट्स भी लेते होंगे तो ऑन एन एवरेज 400 यूरो मान के चल रहा हूँ मैं। और सबसे लास्ट में, अगर हफ्ते में आप 1 या 2 बार कभी बाहर खाने जाओगे, महीने में 1 या 2 बार, तो मैं ऑन एन एवरेज 100 यूरो मान के चल रहा हूँ, 100 यूरोज़ उसके लिए, ठीक है। ये बेसिक मिनिमम हो गया जो आप खर्चा करोगे ही करोगे, प्लस माइनस 100-200 ऊपर नीचे आप बचा सकते हो। तो टोटल खर्चा आपका हो गया 2K। आपकी सैलरी थी 3.5K, तो आपके इन हैंड में जो बचा वो है 1.5K यूरोज़, मतलब 1500 यूरोज़, 1500 यूरोज़, जिसको अगर मैं मनी में डायरेक्टली अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1.5 लाख रुपए महीने का आपका बचा, अगर आप सिंगल आदमी हैं। इसके अंदर मैंने अभी तक कोई शॉपिंग नहीं जोड़ा है। आप अगर क्लोथ्स खरीदते हैं, कोई बेसिक सामान रहने के लिए, यहाँ पे जो सामान बर्तन खरीदोगे, कुछ खरीदोगे, वो सब नहीं जोड़े हैं मैंने। प्लस आपका ट्रैवल का नहीं जोड़ा है। अगर आप किसी अदर स्टेट में जाते हो, किसी अदर सिटी में जाते हो घूमने, अगर यहाँ पे घूमने में कहीं भी जाओगे आपका पैसा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे म्यूजियम सिस्टम होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो उसका एंट्री फीस होता है 30 यूरोज़, 40 यूरोज़, 50 यूरोज़, इट डिपेंड्स कैसा मॉन्यूमेंट है, कैसा क्या प्लेस है, ठीक है। तो उसको नहीं जोड़ा मैंने। तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा कि आप 1.5 लाख रुपए महीने का बचा सकते हो अगर आप सिंगल आदमी हो और जर्मनी में रह रहे हो। दिस इज़ ऑन एवरेज। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आप इंडिया में रिमोट जॉब कर रहे हो और अगर आप 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो, तो आप ऐसा मान के चलो कि जर्मनी से आप ऑलमोस्ट बेटर हो या इक्वल हो, ठीक है। तो अगर आपको सैलरी, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर आपको 65,000 से लेस सैलरी मिल रही है और आपके पास 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, देन डोंट कम टू जर्मनी। आप नेगोशिएट करो सैलरी के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कम है, ठीक है। इसमें कोई गुजारा नहीं चलेगा। और अगर आपका 75-80K और उससे ज़्यादा है, देन यू आर मेकिंग गुड मनी और इट्स वर्थ इट टू मतलब मेक अ डिसीजन कि आप जर्मनी आ सकते हो, ठीक है। तो आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हूँ। ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि प्रीवियस वीडियो में आए थे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक क्वेश्चन मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो और मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।